नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे आप सभी लोग? सब कुछ बढ़िया है? सभी को गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आवाज नहीं आ रही? आ तो रही है? आवाज आ रही है, टोटल दिख रहा है। अगर आप में नहीं आ रही है तो एक बार सेशन को रिफ्रेश कर लीजिएगा, ठीक है, रिज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए, सारी चीजें याद तो हो रही है ना? साथ ही साथ याद तो हो रही है ना? अच्छा, याद नहीं हो रही तो फिर क्या फायदा पढ़ने का? कोई फायदा है पढ़ने का? अगर याद ही ना हो तो कोई फायदा नहीं है पढ़ने का। इसलिए सभी को जो पढ़ना है वो याद करते हुए चलना है, ठीक है। आवाज कम आ रही है, 1 मिनट रुकेंगे। अब ठीक है आवाज? अब आवाज ठीक है? स्टार्ट करें? सब लोग तैयार हैं? सब लोग तैयार हैं? चलिए, तो आज हम करने वाले बजट 2023-24। कल हमने भारत की बात किया था, आज हम करने वाले हैं बजट किस चीज की? तो बिहार की। बजट 2023-24। और ये किसकी है? किसकी है? तो ये है बिहार की। ठीक है, तैयार हैं सभी लोग? सबसे पहली बात, किसने प्रस्तुत किया? एक बार सभी लोग कमेंट करके बताएंगे कि आखिर इस बजट को किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया। सभी लोग कमेंट करके बताएंगे कि आखिर ये बजट जो है ये किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया। क्वेश्चन की टेंशन मत लीजिए, एग्जाम से पहले पहले मैं यूट्यूब पर इतने क्वेश्चन करवा दूंगा कि सारे चीज आपके रिवाइज हो जाएंगे, ठीक है ना। तो एग्जाम से पहले पहले करवाऊंगा, अभी आप लोग याद कीजिए, ठीक है ना। चलिए, बहुत बढ़िया। विजय चौधरी है ना, ये किसके द्वारा? तो वित्त मंत्री के द्वारा, फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा इसको जारी किया जाता है, ठीक है ना। फाइनेंस मिनिस्टर। और फाइनेंस मिनिस्टर हमारा कौन है? तो यह है विजय यादव, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो ये याद रखेंगे कि विजय कुमार यादव या विजय चौधरी, है ना। मूल रूप से चौधरी ही दिखता है, तो चौधरी ही लिखे तो ज्यादा सही होगा। विजय कुमार चौधरी, ठीक है। चलिए, अब देखिएगा यहाँ पर जो बिहार सरकार के द्वारा संक्षिप्त आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं उसी को मैंने लिया है। अगर पूरी बजट की बात करें तो 250 पेज के आसपास है ना, 250 पेज के आसपास है। उसको तो उतना डिटेल में हमें करना नहीं है। और ये भी देखा जाए तो बहुत ज्यादा पेज इसमें है नहीं, 10-12 पेज का है। और 10-12 पेज भी आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से नहीं इंपॉर्टेंट है। इसमें जो भी ग्राफ है ना, इन ग्राफ पर हम चर्चा करेंगे। प्रश्न आपके इन्हीं ग्राफ से पूछे जाएंगे। तो स्टार्ट करें? स्टार्ट करें। और कुछ समय बचेगा तो बिहार की मंत्रिमंडल भी हम आज ही कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है ना। बिहार की मंत्रिमंडल भी 30 लोगों से ज्यादा की है। तो भारत और बिहार में कोई ज्यादा अंतर है नहीं, ठीक है। चलिए, तो बढ़ते हैं और देखते हैं। अभी तक मैंने इसको देखा नहीं, मैं अभी अभी क्लास से 2 मिनट पहले इसको डाउनलोड किया और डाउनलोड करके मैंने यहाँ पर लगाया हुआ है। अभी तक देखा नहीं है इसको, डिटेल वाला तो मैंने पढ़ रखा है, लेकिन इसमें क्या क्या है एक बार उसको देख लेते हैं, ठीक है। देखिएगा, बस हमें ध्यान देना है किस पर? इस ग्राफ पर। आपके क्वेश्चन यहीं से बन जाएंगे। सबसे पहले देखिएगा यहाँ पर ग्राफ क्या दिखाई दे रहा है। सबसे पहला यहाँ पर क्या कह रहा है? बिहार की आर्थिक परिदृश्य, यानी कि आर्थिक वृद्धि दर, इकोनॉमिकल ग्रोथ रेट की यहाँ पर बात की जा रही है ना। यही ग्राफ को मैं यहाँ पर लिख दूंगा, इसको आप सभी लोग अपने नोट्स में नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है ना। इकोनॉमिकल ग्रोथ रेट, आर्थिक वृद्धि दर इसको कहते हैं। हिंदी में क्या कहेंगे? आर्थिक वृद्धि दर।
तो ये क्या रहा है, क्या यहाँ पर अनुमान दिया गया है, देखिएगा। ठीक है, 2022-23 के लिए, है ना, 2022-23 लिखते हुए चलिएगा सभी लोग। 2022-23 के लिए ये दिया गया है 10.34%। कितना? 10.34%। और वहीं 2023-24 के लिए कहा गया है कि 2023-24 में ये कितना रहेगा, तो 2023-24 में ये रहेगा 15.24%, है ना। तो भारत से तो कहीं ज्यादा आगे है। ठीक है ना, लिख लिया सबने? बस हम ग्राफ ग्राफ करेंगे, यही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये जूम में लिख दिया ना लिखा हुआ नहीं दिख रहा? लिखा हुआ दिख रहा है। बाकी पीडीएफ में अभी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दूंगा, है ना, वहां पर पिन कर दूंगा, आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। जो लिख रहा हूं यही लिखना है, इससे आपको कोई मतलब नहीं है ना, इससे आपको कोई मतलब। यहाँ पर पूरी कहानी दिया गया है कि बिहार लगातार उच्च आर्थिक वृद्धि दर हासिल करने वाले राज्यों में से एक है। कोविड महामारी और अन्य कारणों से वित्तीय वर्ष 2020-21 राज्य के लिए आर्थिक मंदी का वर्ष था, परंतु बिहार इस आर्थिक मंदी से तेजी से उभरने वाला राज्य है, जहां वित्तीय वर्ष 2021-22 में वैश्विक आर्थिक वृद्धि दर 6% दर्ज हुआ। इस वर्ष देश की आर्थिक वृद्धि दर 8.7% रही, जबकि बिहार की आर्थिक वृद्धि दर जो रही वो 10.9%। तो ये कंपेयरिंग यहाँ पर दिया गया है, नहीं पूछे जाएंगे आपसे, ठीक है ना। तो एक तरफ कह रहा है कि जब हमारे देश की आर्थिक वृद्धि दर भारत की कितनी रही थी, तो जब भारत की रही थी यहाँ पर 8.7%, तब बिहार की कितनी रही थी, तब इस समय बिहार की आर्थिक वृद्धि दर जो थी ये 10.98% यहाँ पर दर्ज की गई थी। ठीक है, तो एक कंपेरिजन दिया गया है, तो भारत की हमने कर रखी है, बिहार की हमें यहाँ पर करना है। ठीक है, क्लियर? बढ़े आगे, हो गया ये बजट आगे है, डेटा सब कुछ हम यहाँ पर डालेंगे पहले, है ना, धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हैं ना, सब कुछ आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक, आइए अगले पेज की ओर चलते हैं। अगला पेज यहाँ पर क्या कह रहा है, देखिए। अब यहाँ पर राजकोषीय घाटा दिया गया है ना, फिजिकल डेफिसिट की बात की गई है। आइए लिखिएगा राजकोषीय घाटा। अंग्रेजी में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा फिजिकल डेफिसिट। फिजिकल डेफिसिट कितना रहा है, तो देखिएगा 2022-23, है ना, 2022-23 में कितना रहा था, तो ये रहा था 3.47%, है ना, 3.47%। किसका? ये जब भी होता है नेशनल स्तर पर जीडीपी का परसेंटेज होता है, और राज्य के स्तर पर क्या होगा, तो जीएसडीपी का, यानी कि सकल राज्य घरेलू उत्पाद जो है इसका परसेंटेज यहां पर रहेगा। तो जीएसडीपी का कितना राजकोषीय घाटा रहा, ये 3.47% रहा है। और 2023-24 के लिए क्या अंदाजा लगाया गया है, तो 2023-24 में जो रहने वाला है, ये रहने वाला है 2.98%। 2.98%। ठीक है, लिख लिया सबने? हो गया? ये दूसरा स्लाइड है नगमा जी, ये दूसरा स्लाइड है, ठीक है ना, ये दूसरा स्लाइड है, डन। तो यहाँ पर ब्याज भुगतान पूछ रहा है, ब्याज भुगतान बीपीएस के लिए इंपॉर्टेंट है, टीचर वाले के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसको छोड़ दीजिएगा। जो भी इंपॉर्टेंट डेटा है जहां से आपके क्वेश्चन बनते हैं वो यहाँ पर करवाते हुए चलूंगा। ठीक है, चलिए। अब यहाँ पर क्या है, प्राप्ति की प्रवृत्ति, यानी कि राज्य सरकार की आय जो है ना, जिसकी आप बात कर रहे थे, बजट की बात कर रहे थे, तो बजट का अनुमान यहां पर लिखा गया है। ठीक है ना, तो अगला लिखेगा बजट का अनुमान। अंग्रेजी में क्या हो जाएगा, एस्टिमेट्स। क्या हो जाएगा, एस्टिमेट्स हो जाएगा। कितने का, तो देखिएगा, यानी यहां पर क्या क्या दिया गया है, 2021-22 में ये था कितना, तो 1,99,270 करोड़ रुपए। 2021-22 में कितना था, तो ये था आपका, है ना, कितना प्राप्त हुआ था, तो ये तो अनुमान नहीं, ये तो रियल डेटा है, इसके आधार पर हम आगे का अनुमान लगाते हैं। तो 2021-22 में ये था
1,99,270 करोड़ रुपए, ठीक है ना, इतने करोड़ रुपए राज्य की इनकम हुई थी। ठीक है, 2022-23 में अगर हम बात कर लें तो 2022-23 में बढ़कर 2,37,892 करोड़ के आसपास हो गई है ना, 892 करोड़। मैं लगभग में लिख रहा हूं क्योंकि यहां पर 891.94 है, तो 5 से ज्यादा होता है पॉइंट के बाद तो हम एक बढ़ा देते हैं, कम होता है तो घटा देते हैं, है ना। तो यहाँ पर ये क्या था, 1,99,270 करोड़ रुपए 2021-22 में यहाँ पर राज्य का बजट था, इतना इनकम हुआ था। वहीं हम बात कर ले 2022-23 में तो ये बढ़कर 2,37,892 करोड़ हो चुका है। ठीक है, और इसी के आधार पर अंदाजा ये लगाया गया है कि 2023-24 जो हमारा है, 2023-24 में ये जो प्राप्ति होने वाला है ये 2,62,085 करोड़ है ना, 2,62,085 करोड़ यहाँ पर प्राप्त होने वाली है, राज्य की आय होने वाली है। ठीक है, लिख लिया सबने। डेटा जो है बिहार के बजट की है, अब लेट से आएंगे तो यही कहानी होगा ना, इसीलिए बोलता हूं कि क्लास टाइम पर ज्वाइन कीजिए, शुरू में ज्वाइन नहीं करते हैं तो मैं पढ़ाते जाऊं कंफ्यूजन में रहेंगे कि आखिर हम पढ़ क्या रहे हैं, और पढ़ क्या रहे हैं इसकी चर्चा हम शुरुआत में ही कर लेते हैं कि हम ये चीज पढ़ रहे हैं। ठीक है, हो गया। हाँ, ये सभी के सभी करोड़ रुपए हैं, है ना, ये सभी के सभी करोड़ रुपए हैं। ठीक है, करोड़ रुपए, सब में करोड़ डालेंगे, है ना, सब में करोड़ डालेंगे, भारत वाला नहीं है क्योंकि यहाँ पर लाख करोड़ होगा, है ना, ये करोड़ में है तो ये लाख में तो यही है, 2,62,085 करोड़ रुपए, 2,37,892 करोड़ रुपए, 1,99,270 करोड़ रुपए। ठीक है, तो लाख इसलिए नहीं लिख रहे हैं क्योंकि डिजिट में ही हमने उसका यूज कर लिया है। ठीक है, क्लियर। चलिए, ये क्या लिखा हमने, तो जो ये वाला ग्राफ दे रखा है हम मूलतः ग्राफ ही पढ़ेंगे और इसी से आपके लगभग सारे क्वेश्चन आएंगे। तो ये वाला ग्राफ हमने कर लिया, अगला ग्राफ ये है ना, यानी कि यहां पर दिया गया है कि बिहार की कुल प्राप्ति, यानी कि बिहार की जो आय होती है वो कहां से होती है। इसको मैं जूम करता हूं क्योंकि यहां पर फट गया है ना, इस पर मैंने ऐड किया है ना, तो ये क्या हुआ, फट गया। इसको मैं पीडीएफ रीडर में खोलता हूं, 1 मिनट सभी लोग वेट करेंगे, है ना। इसको मैं पीडीएफ रीडर में खोलूं तो ज्यादा क्लियर आप सभी को दिखाई देगा, बस 1 मिनट आप सभी को वेट करना है। चलिए, इसमें, हाँ, इसमें सारी चीजें क्लियर दिख रहा है, इसमें जूम भी करेंगे तो आप सभी को यहां पर दिखाई देगा। ये हमने ग्राफ कर लिया, अब हमें करना है ये वाला। ठीक है, दिख रहा है सबको क्लियर, लिखा हुआ भी दिख रहा है इसमें भी हम लिख पाएंगे, ये विशेषता है पीडीएफ रीडर बाय जूडो में, है ना। तो आइए देखते हैं यहाँ पर क्या चीज, यहाँ पर दिया गया कि बिहार की कुल प्राप्ति, यानी कि बिहार की जो इनकम हुई है कहां कहां से कितना कितना इनकम होती है। देखिएगा, सबसे पहली बात करें, है ना, सबसे पहली बात करते हैं कि केंद्र को जो टैक्स जाता है उस टैक्स से राज्य की हिस्सेदारी कितनी है। तो ध्यान रखिएगा, ये जो रंग आपको दिखाई दे रहा है बैंगनी वाला, है ना, ये क्या है, 39% है। कितना है, तो 39%। और 39% जो है राज्य की जो इनकम होती है, जितने पैसे आते हैं उसमें से 39% कौन देता है, केंद्र देती है। जो विभिन्न प्रकार की टैक्सेस हैं, विभिन्न प्रकार की टैक्सेस जो हम देते हैं उसमें से राज्यों की हिस्सेदारी होती है, और उसमें से देखा जाए तो बिहार सरकार को 39% की प्राप्ति हुई है। तो सबसे ज्यादा इनकम कहां से हुआ है, तो केंद्रीय करों में राज्य का अंश जो होता है, ठीक है ना। उसके बाद दूसरे नंबर पर जो है वो है केंद्र सरकार से सहायता अनुदान, यानी कि जो जैसे होता है ना कि मान लीजिए घर में जितने भी पैसे हो, आइए समझाते हैं, घर में जितने भी पैसे हो तो सभी पैसों में बेटों को दिया जाता है, तो बराबर बराबर बांट दिया गया, हिस्सेदारी मिल गई। लेकिन पिताजी को लगा कि नहीं नहीं, इसको थोड़ा सा किसी अन्य बेटे को भी थोड़ा सा और इसको आवश्यकता है ना, अनुदान के रूप में, दान के रूप में दे दिया गया। तो ऐसे 20% और केंद्र सरकार के द्वारा सब्सिडी जो दिया गया है, विभिन्न प्रकार के सहायता अनुदान दिए गए हैं,
वहां से 20% का इनकम हुआ है। तो अब देखेंगे लगभग यहाँ 40 और 20 60 है, 59% जो है 59% तो केंद्र सरकार ने ही यहाँ पर पैसा दिया। ये तो हमारा हिस्सा था, लेकिन ये फ्री में दिया गया है, ठीक है, ऐसे समझिएगा। उसके बाद हम बात करें, है ना, 19% तो ये आया है लोक ऋण से, है ना, कहां से, तो लोक ऋण से, ठीक है, यानी कि सरकारी जो प्रॉपर्टी है ना, इन सभी जगहों से आपकी कितनी, तो 19% आया हुआ है। फिर यहां पर देखिएगा ये हो गया, फिर यहां पर 19% और क्या है, तो राज्य सरकार के कर राजस्व, यानी कि राज्य सरकार के जरूरत तो जो टैक्स वसूल के जाते हैं, रेवेन्यू आता है, यहां से आया है कितना, हमारा 19% आया हुआ है। और फिर यहाँ पर बाकी छोटे छोटे हैं, जैसे कि 3% जो है ये राज्य का कर भिन्न राजस्व, यानी कि जो हम राजस्व वसूल करते हैं, रेवेन्यू, जैसे लैंड रेवेन्यू हो जाता है, इससे पैसा है ना, विभिन्न संस्थान जो वहां से जो रेंट आ रहे हैं, ये सब के सब राजस्व में जाएंगे। लेकिन इनके अलावा और भी तो होता है, जैसे आप गाड़ी चला रहे थे, आपने सिग्नल तोड़ दिया तो आपके ऊपर फाइन लगा दिया गया, तो ये भी तो राज्य सरकार की आय ही है ना, ये भी क्या है, राज्य सरकार की आय ही है। तो ऐसे जो विभिन्न प्रकार के शुल्क वसूले जाते हैं, जो फाइन लगाए जाते हैं, उनसे देखा जाए तो 3% की इनकम राज्य सरकार की होती है। जैसे कि मान लीजिए फॉर्म जो हम भरते हैं, है ना, बीपीएससी का फॉर्म आएगा, आपके टीचर वाला जो फॉर्म है ना, बिहार पुलिस का जो फॉर्म आया है, ये सारे जो भरते हैं, ये सब जो पैसे जाते हैं, इन सबसे देखा जाए तो ये सब किस में, यही 3% में आते हैं, ठीक है। ये बातें समझ में आ गई। सबसे ज्यादा जो है वो केंद्र सरकार के द्वारा जो करों में हिस्सेदारी दी जाती है, इससे ज्यादा राज्य की इनकम होती है, इतनी बात याद रखना है, ठीक है। नोट कैसे बनाए, ये बस इसको याद रखना है। नोट कैसे देखिएगा, नोट में टॉपिक डालेंगे कि राज्य सरकार की कुल आय विभिन्न स्रोतों से, ऐसे लिख लीजिएगा। और इसमें लिखिएगा 39% कहां से, तो 39% जो है ये केंद्रीय करों में राज्य का अंश, है ना, यानी कि जो हमारा सेंट्रल टैक्स है, सेंट्रल टैक्स में जो राज्य के पार्ट है ना, अंश जो है वो हो गया, ठीक है। उसके बाद 20% जो है, 20% केंद्र सरकार के द्वारा सहायता अनुदान सब्सिडी के रूप में राज्य सरकार को दिया गया है, ठीक है। उसके बाद 19% क्या है, राज्य सरकार के द्वारा जो टैक्सेस वसूल किए गए हैं, ठीक है ना। और उसके बाद यहाँ पर 19% और क्या है, तो 19% जो है ये लोक ऋण है, यहां से आया हुआ है, ठीक है। इस तरीके से आप सबको यहाँ पर लिखना है। अच्छा, इसको लिखवाएं, आइए लिख लीजिएगा, महान है आप लोग तो लिखवा ही देंगे, ठीक है। देखिएगा सबसे पहले यहाँ पर क्या था, 39%, ठीक है। क्या लिखेंगे, तो केंद्र सरकार द्वारा वसूले गए टैक्स में राज्य सरकार की हिस्सेदारी, ये हो गया 39% पहली डेटा। उसके बाद हम लिखा 20%, 20% का कहां से, तो केंद्र द्वारा अनुदान सब्सिडी, है ना, तो सब्सिडी फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। ये 20% हो गया। फिर 19% लिख लीजिएगा, ये 20% है ना, 20%, और फिर 19% यहां पर लिख लीजिएगा। 19% कहां से आया, तो ये आया है राज्य सरकार के द्वारा राजस्व वसूली, राज्य सरकार द्वारा राजस्व की वसूली, बस इतना लिख लीजिए, काफी है, ठीक है। 3 डेटा लिखिएगा। यही पूछ जाएगा कि सबसे ज्यादा पैसे कहां से आते हैं, तो वो केंद्र सरकार से आते हैं, इतने याद रखिएगा, काम हो जाएगा। हो गया, ठीक है, क्लियर। चलिए फिर वहीं चलते हैं, इस पर ज्यादा दिखाई दे रहा है अच्छे से, आइए अगली ग्राफ की ओर चलते हैं। अगला ग्राफ क्या है देखिएगा,
अब ये क्या है कि कहां पर कितने खर्च किए जाते हैं, है ना, ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, तो यहां पर क्या लिखिएगा, यहां पर एक्सपेंडिचर, खर्चे, जो पैसे जो आते हैं इसको कहां कहां पर खर्च किए जाते हैं। ठीक है, तो सबसे ज्यादा खर्चे आपको दिख रहा होगा सामाजिक सेवाओं पर किया जाता है ना, सबसे ज्यादा खर्चे सामाजिक सेवाओं पर किया जाता है, फिर आर्थिक सेवाओं पर, है ना, उसके बाद यहाँ, है ना, इसके सबसे ज्यादा सामाजिक सेवाओं पर, फिर सामान्य सेवाओं पर, ठीक है, उसके बाद आर्थिक सेवाओं पर, और फिर लोक ऋण पर किया जाता है। ठीक है, क्लियर। सोशल सर्विस लिख लीजिएगा, 38% जो खर्चे होते हैं वो कहाँ किया जाता है, तो ये सोशल सर्विस पर किया जाता है। ठीक है, उसके बाद 28% है, 28% जो होगा ये सामान्य सेवाओं पर, है ना, सामान्य सेवाएं जो है, सामान्य सेवाएं इस पर खर्चे किए जाते हैं। ठीक है, अभी इसमें क्षेत्रवार भी हम देखेंगे। उसके बाद 24% जो है ये आर्थिक सेवाओं पर खर्च किए जाते हैं ना, आर्थिक सेवाएं जो है इस पर खर्च किया जाता है। ठीक है, क्लियर। बस 3 डेटा आप सभी लोग लिखिएगा। ठीक है, स्लाइड बैक करने में थोड़ा सा समय लगेगा, है ना, तो ये मैं पीडीएफ आपको दे ही दूंगा, है ना, पीडीएफ दे दूंगा क्लास के तुरंत बाद। इससे जो बच जाता है सभी लोग लिख लीजिएगा। ठीक है ना, हो गया ये। बस सब में क्या याद रखना है कि सबसे ज्यादा सरकार कहाँ खर्चे करती है, बस, और कुछ याद नहीं करना, है ना, तो फोकस करना है सबसे ज्यादा कहां पर खर्च किया जाता है। ठीक है, क्लियर। चलिए बढ़िए आगे। ये वही है व्यय की प्रवृत्ति, है ना, कितना व्यय किया जाएगा, तो 2,61,885 करोड़ रुपए जो यहाँ पर खर्चे किए जाएंगे, तो ये तो हमने यहाँ पर देख लिया। ठीक है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ते हैं। ठीक है, ये भी हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बकाया कितना है देखिएगा, बकाया हमने कितना देखा था, ठीक है ना, कुल बकाया ऋण की प्रवृत्ति, यानी कि अभी तक बिहार सरकार पर जो बकाया है ना, 2,83,596 करोड़ रुपए हैं, और ये 2023-24 में बढ़ के कितना हो जाएगा, 3,24,762 करोड़ रुपए। ये मत लिखिए, इसकी कोई आवश्यकता यहाँ पर है नहीं। ठीक है, हाँ, ये प्राथमिकताएं लिख लीजिएगा, है ना, ये प्राथमिकताएं लिख लीजिएगा। बिहार बजट 2023-24 में राज्य सरकार के द्वारा कई प्राथमिकताएं निर्धारित की गई है, जिसमें से कुछ यहाँ पर प्रमुख है। जैसे कि जो यहाँ पर बजट का जैसे होता है, बजट जब पढ़ा जाता है तो बजट पढ़ने के क्रम में, है ना, बजट पढ़ने के क्रम में कुछ प्राथमिकताओं की घोषणा की जाती है कि इस बजटीय वर्ष में हम इन इन सेक्टर पर काम करने वाले हैं, और उसमें से एक क्या है, तो युवा एवं रोजगार, है ना, यानी कि जो युवा वर्ग है उनकी नौकरी को लेकर यहाँ पर प्राथमिकताएं दिया गया है। फिर है यहाँ पर महिला सशक्तिकरण, अल्पसंख्यक कल्याण, पुलिस बल का सुदृढ़ीकरण एवं आधुनिकीकरण। आधुनिकीकरण क्या करेंगे बिहार में, आज भी देखेंगे आप सभी लोग, बिहार पुलिस का गाड़ी कौन सी रहती है, तो वही जीप रहती है ना, और एकदम खटारा सा। अब मान लीजिए कोई चोर भागेगा तो खटारा गाड़ी लेके भागेगा कि नहीं लेके भागेगा, तो नई गाड़ी पूरा स्पीड से निकल जाएगा, और इनकी जीप की अभी पिकअप जब तक पकड़ेगा ना तब तक वो 10 किलोमीटर आगे होगा। तो आधुनिकीकरण करेंगे, तो जैसे दिल्ली में है ना, केरला में है, सारी पुलिस जो है स्कॉर्पियो और इनोवा से घूमती है, वैसे ही बिहार में भी करें, लेकिन बिहार में नहीं करेगी, वही खटारा जो जीप है, क्या आधुनिकीकरण करेंगे। ठीक है ना, ये हो गया। फिर कृषि एवं ग्रामीण विकास है, हरित विकास है, आधारभूत संरचना एवं औद्योगिक विकास और शहरी विकास। ये मूल रूप से वैसे क्षेत्र हैं जहां पर ज्यादा से ज्यादा डेवलपमेंट करने की यहाँ पर बात की गई है। बोलेरो स्कॉर्पियो आया है, सबके लिए नहीं आया है ना, सबके लिए नहीं आया है। कम से कम जो इंस्पेक्टर लेवल का वो चलता है तो बोलेरो स्कॉर्पियो चलता है, बाकी जो गश्ती पर निकलते हैं बोलेरो से निकलते हैं। कुछ ही क्षेत्रों में जैसे पटना हो गया, है ना, भागलपुर का एरिया हो गया, वहां पर देखने को मिलेंगे, लेकिन हमारा जो एरिया है, सीवान वाला एरिया है, वहीं अभी भी जीप ही चलती है। ठीक है,
अच्छा, हर थाने में आ गया है, फिर तो बढ़िया है ना। अब मुझे गांव रहे हुए कई साल हो गए ना, कई साल हो गए। मैं जाता हूँ शादी विवाह के लिए, जैसे अब बहन की शादी थी तो गया था, और इतनी व्यस्तता थी, है ना, 7 दिन में सारा कुछ निपटा के मैं चला आया, तो उसमें क्या थाने में जाऊंगा, क्या देखूंगा, है ना। 2-4 मित्र भी हैं तो वो, है ना, उनसे भी बात नहीं हो पाती है। जो स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ है, जैसे मैंने बताया था ना कि एक ग्रुप बनाया था, उसमें से 52 एक ही साथ बिहार दरोगा में सेलेक्ट हुए थे, है ना। तो उनसे भी बातचीत नहीं, ना के बराबर ही हो पाती है। कई सारे मैसेज भी करते, रिप्लाई करने तक का समय नहीं मिलता है, ये स्थिति है, तो क्या बातचीत करें, है ना। ठीक है, तो ये सभी क्षेत्र हैं, मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा, इसको बस याद रखना है और कुछ नहीं करना है। आइए देखते हैं और क्या क्या चीजें हैं, है ना। ये याद रखना है 7 निश्चय, है ना, जो बिहार सरकार के द्वारा 7 निश्चय हैं, ये याद रखेगा। 7 निश्चय 2 में कौन कौन सा यहाँ पर आपके निश्चय हैं। तो सबसे पहला जो है वो है युवा शक्ति बिहार की प्रगति। ये रट के जाने, ये 7 निश्चय आपको रट के जाने हैं। पहला क्या है, युवा शक्ति बिहार की प्रगति, है ना। दूसरा जो यहाँ पर निश्चय है ना, दूसरा निश्चय है सशक्त महिला सक्षम महिला, सशक्त महिला सक्षम महिला, ये दूसरा हो गया। तीसरा क्या हो गया हमारा, तो तीसरा हो गया हर खेत तक सिंचाई का पानी, हर खेत तक सिंचाई का पानी। पहले पढ़ लीजिए, पीडीएफ से नोट डाउन कर लीजिएगा, या मैं नोट डाउन करवा दूंगा, पहले सारे 7 देख लीजिएगा, ठीक है। हर खेत तक सिंचाई का पानी, है ना। उसके बाद यहाँ पर क्या है, चौथा है हमारा स्वच्छ गांव समृद्ध गांव। क्या है, स्वच्छ गांव समृद्ध गांव, ये हमारा क्या है, चौथा निश्चय है। पांचवा है स्वच्छ शहर विकसित शहर, ये हमारा पांचवा निश्चय है। छठवां निश्चय क्या है यहाँ पर, है ना, छठवां देखते हैं, है ना। छठवां निश्चय क्या दे रखा है, तो यह है सुलभ संपर्कता। सबको थोड़ा सा मैं डिस्क्राइब भी कर दूंगा ताकि आप सभी को अच्छे समझ में आ जाए। सुलभ संपर्कता, और सातवां है सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा। ये 7 निश्चय हैं। और देखिएगा ये 7 निश्चय है क्या, तो देखिएगा बिहार सरकार, आप सभी को पता है कि बिहार में पहले उतना डेवलपमेंट था नहीं, है ना। 50 नाव पर चढ़ जाते थे। तो यहाँ पर नीतीश सरकार ने यह फैसला लिया कि एक पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत जो 5 वर्ष का यहाँ पर हम टारगेट निर्धारित करेंगे, और इस 5 वर्ष में 7 क्षेत्र पर हम फोकस करेंगे, और उसमें पूर्णतः हम कार्य करेंगे, है ना। 100% उसमें हम रिजल्ट देंगे। तो हर 5 वर्षों के लिए 7 निश्चय लिया जाता है कि ये 7 हम निश्चय ले रहे हैं, इन 7 पर हम काम करने वाले हैं, ठीक है। तो ऐसे ही पहला जो था, पहला कंप्लीट हो चुका है, तो 2022 से ये आपका दूसरा 7 निश्चय 2 जो है ये यहाँ पर प्रारंभ किया गया है। आइए एक एक को मैं यहाँ पर डिस्क्राइब करते हुए चलता हूँ, साथ में सब लोग लिखते हुए चलिएगा, ठीक है ना। इसकी आवश्यकता है, याद रखेंगे सभी लोग, ठीक है ना। देखिए सबसे पहला युवा शक्ति बिहार की प्रगति, सभी लोग लिखेंगे युवा शक्ति, है ना। अच्छा, गुस्सा आता है देखकर, वाह बहुत बढ़िया है, आपको गुस्सा है तो हम पढ़ाए ना, है ना। प्रश्न यहीं से आएंगे तो वहां पर लिखना ही मत, है ना, लिखना ही मत, बोलना कि हमें गुस्सा आ जाता है, ठीक है ना। हमें गुस्सा आ जाता है, ऐसे क्वेश्चन मत पूछा करो, ठीक। कुछ भी हो, जो क्वेश्चन आएगा उसे तो हमें करना ही करना है, माफ कीजिएगा, ठीक है। युवा शक्ति बिहार की प्रगति, यानी कि किसी भी देश की, किसी भी क्षेत्र की डेवलपमेंट तभी तभी होता है जब वहां के युवा वर्ग डेवलप करें। इसलिए इसके तहत युवाओं को प्रशिक्षित किया जाएगा, उनमें कौशल का विकास किया जाएगा, उनमें, है ना, उनको शक्तिशाली बनाया जाएगा हर क्षेत्र में, यानी कि कौशल को लेकर, है ना। तो यहाँ पर युवाओं के लिए बेहतर कार्य किए जाएंगे ताकि युवा शक्तिशाली हो, युवा यहाँ पर पैसे वैसे कमाए, युवा पैसे कमाएंगे तो हमारे राज्य का डेवलपमेंट होगा। अंततः देखें तो यही यहाँ पर निश्चय है, ठीक है। तो युवा जब डेवलप करेंगे तभी बिहार की प्रगति संभव है। एक हो गया, ठीक है। उसी चीज को जो मैंने शॉर्ट में बताया इसका यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया, जैसे आईआईटी प्रशिक्षण केंद्र जो है वो स्थापित किए जाएंगे, पाठ्यक्रम में चेंजिंग किया जाएगा, सारी चीजें यहाँ पर डाला गया है। पॉलिटेक्निक संस्थान हो गया, है ना, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की बात की गई है, आईआईटी पटना है हमारे पास, चिकित्सा विश्वविद्यालय की स्थापना, ये सारी चीजें, है ना, इंजीनियरिंग कॉलेज, सबकी यहाँ पर बातचीत की गई है। किसी न किसी तरीके से हमें युवाओं को क्या करना है, शक्तिशाली बनाना है। अगली बात यहाँ पर सशक्त महिला सक्षम महिला, यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों में आप लोग देखते रहे हैं कि हमेशा ही महिलाओं पर अत्याचार होते रहे हैं, और इसका मूल कारण क्या है कि उनकी आर्थिक स्थिति सही ना होना।
इसलिए हमें महिलाओं को इस तरीके से डेवलप कर देना है कि वो सशक्त बन जाए, और सशक्त बनाने के लिए महिलाओं को विभिन्न 0% ब्याज दर पर इनको लोन तक दिए जाते हैं कि लो, और इससे अपनी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करो, है ना। तो इससे सशक्त महिला बनाना है, और महिला सशक्त हो जाएगी तो खुद ब खुद ही सक्षम हो जाएगी, फिर पति आएगा हाथ उठाने के लिए, हिम्मत ही नहीं है हाथ उठाने पति आ जाए, है ना, कूट देगी यहीं पर। तो भैया तुम अगर शंकर के अवतार में आओगे तो हम भी काली के अवतार में आएंगे, हो जाएगा संघर्ष यहाँ पर, है ना। ये संघर्ष तब नहीं होता जब महिलाओं की आर्थिक स्थिति सही ना हो, है ना, और वो अत्याचार यहाँ पर सहते रहती है, ठीक है। ये सारी चीजें यहाँ पर देखने को मिलेगी। दूसरा लिख लिया सबने, सशक्त महिला, सक्षम महिला, ठीक है। इसके लिए विभिन्न योजनाएं दिखेगा यहाँ पर, जो योजनाएं है ना, इन योजनाओं से आपके प्रश्न पूछ जाते हैं, लेकिन आपके एग्जाम में नहीं पूछ जाएंगे बीपीएससी में। जैसे यहाँ पर मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना है, इसके बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन यहाँ पर दिया गया है कि इसके तहत क्या क्या किया जा रहा है, ठीक है ना, ठीक है। उच्चतर शिक्षा हेतु महिलाओं की प्रोत्साहन, इसके लिए सरकार यहाँ पर क्या कर रही है, सब कुछ यहाँ पर डिटेल में दिया रहता है, लेकिन हम पढ़ते नहीं है। अगला तीसरा है, हर खेत तक सिंचाई का पानी, हर खेत तक सिंचाई का पानी। इससे पहले वाले में जो वन था, 7 निश्चय वन था, उसमें क्या था, हर घर तक पीने का पानी वो पहुंचाएगा, हर घर तक नल का जल, ये हमारे एक था, नल का जल पहुंच गया। आप सभी घर के आगे टोटी लगा होगा, मेरे घर के आगे एक नलके की टोटी लग गई है, भले उसमें पानी आज तक आया नहीं है, लेकिन टोटी तो पहुंच गया है, नलका पहुंच गया, लेकिन नलके में जल ना पहुंच पाया, ठीक है। लेकिन सरकार उसमें 100% काम कर चुकी है, भले ही बीच में खाने वाले लोग खा गए। पाइप जो ओरिजिनल लगाना था 100 रुपए मीटर वाला, वहां पर 10 रुपए मीटर वाला लगाया गया, जमीन के अंदर लगाया गया, गाड़ियां चली, उस पर धंस गया, पाइप चिपक गया, पानी पहुंच ना पाता है। लेकिन सरकार ने तो पूरे खर्चे किए, लेकिन बीच में ये जो लुटेरे हैं क्या करेंगे, ऐसे लुटेरे जब तक नहीं हटेंगे सरकार क्या कर लेगी। सरकार योजना ही तो बना सकती है, उसके लिए पैसे ही तो दे सकती है, लेकिन बीच में जो खाने वाले लोग हैं, ये जब तक इनकी मनोवृत्ति चेंज नहीं होगी तब तक डेवलपमेंट कभी भी नहीं हो पाएगा। ये बातें समझ में आ गई। उसके बाद अगला है क्या, हर खेत तक सिंचाई का पानी। अब हर घर तक तो हमने पानी पहुंचा दिया, अब खेत तक पहुंचेगा, खेत तक पहुंचेगा तो कृषकों के आय में वृद्धि होगी। ऐसे डीजल के माध्यम से, नलकूपों के माध्यम से सिंचाई किया जाता है ना, उसमें डीजल डाला जाता है। 1 लीटर डीजल आप सबको पता ही है कि बिहार में 95-96 रुपए लीटर डीजल है, और पेट्रोल 108-9 रुपए लीटर है। और 1 लीटर में देखा जाए तो, है ना, वही 1.25 घंटे के आसपास मशीन चलती है। लेकिन इसके स्थान पर, है ना, अगर वहां पर बिजली उपलब्ध करवा दिया जाए, है ना, तो बिजली से चलने वाले मोटर जो होंगे, यहाँ पर यूनिट भी कम लिया जाता है ना, 50 पैसे या 1.5-2 रुपए के आसपास यूनिट पर यूनिट लिया जाता है सिंचाई के लिए। और 1 यूनिट बिजली में देखा जाए तो कई कट्ठा खेत वहां पर हो, है ना, उसमें सिंचाई हो सकती है। इसलिए कृषकों की आय यहाँ पर वृद्धि हो, उनके खर्चे कम लगे, इसलिए हर खेत तक सिंचाई की पानी पहुंचाने की बात की गई है। इसके तहत आपके खेत तक जहां पर आप मोटर लगाएंगे पानी चलाने के लिए, वहां तक आपको बिजली उपलब्धता करवाई जाएगी, ठीक है। तो ये 7 निश्चय में से तीसरा निश्चय है, हर खेत तक सिंचाई का पानी, ठीक है। उसके बाद आगे देखिएगा, अगला है स्वच्छ गांव समृद्ध गांव, है ना। अब देखिएगा, एक व्यक्ति अगर, है ना, देखिएगा कोई व्यक्ति बीमार कब होता है, जब स्वच्छता नहीं होती है। इसलिए ग्रामीण क्षेत्र, ग्रामीण परिवेश अगर हमारा स्वच्छ रहे तो पूरा गांव क्या होगा, स्वस्थ होगा, और गांव स्वस्थ रहेगा तो उससे समृद्धि बनेगी। जैसे किसी घर में कोई व्यक्ति है, वर्ष भर में वो 2 महीने बीमार रहता है, तो 2 महीने तो वो काम नहीं कर पाएगा, 60 दिन काम नहीं कर पाएगा, तो 60 दिन की इनकम उसकी कम हुई। लेकिन वही व्यक्ति अगर स्वस्थ रहता है तो 365 के 365 दिनों वो काम करेगा। इससे उसकी क्या होगी, इनकम बढ़ेगी, आर्थिक स्थिति बढ़ेगी, उसकी समृद्धि बढ़ेगी, और उसकी समृद्धि बढ़ेगी तो पूरे गांव की समृद्धि बढ़ेगी, गांव से भारत की, है ना। तो अंततः देखा जाए अपने देश का ही डेवलपमेंट होगा। तो स्वच्छ गांव समृद्ध गांव यहाँ पर चौथा है ना। इसके तहत क्या किया, तो सभी गांव में सोलर स्ट्रीट लाइट यहाँ पर लगाया जाएगा। और गांव में जाकर देखिएगा, सोलर स्ट्रीट लाइट लग तो जाता है, लेकिन उसकी देखरेख सरकार करती नहीं है। परिणामतः 2-3 साल के बाद आगे वहां पर केवल खंभा बच जाता है, वहां पर बैटरी, सोलर लाइट सब गायब रहता है, बस खंभा खंभा दिखता है। तो स्ट्रीट, है ना, स्ट्रीट लाइट जो है उसमें बस खंभा दिखाई देता है, बाकी सब कुछ गायब रहता है। ये सिचुएशन है ना। आगे देखिएगा, अगला क्या है, स्वच्छ शहर विकसित शहर। तो शहर की स्वच्छता पर यहाँ पर, है ना, ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन के लिए यहाँ पर कार्य किए जाएंगे, है ना। 261 नगर निकायों में 161 क्लस्टर आधारित इकाई एवं 100 से अधिक स्टैंड अलोन आधारित इकाई के आधार पर परियोजना का क्रियान्वयन किया जाना है। यानी कि शहर को हमें क्या करना है, स्वच्छ बनाना है, इस तभी जाके वो विकसित यहाँ पर हो पाएगा, ठीक है। अगला लिखेगा,
अगला हमने क्या देखा था यहाँ पर, सुलभ संपर्कता। देखिएगा ग्रामीण क्षेत्रों का पहले विकास नहीं था। क्यों नहीं था? तो यहाँ पर सड़कों के साथ इसकी कनेक्टिविटी नहीं थी, शहरों के साथ इसकी कनेक्टिविटी नहीं थी, है ना। मान लीजिए एग्जांपल देता हूं कि मान लीजिए क्या है, जिला है, ये क्या है, जिला है, और इधर दूर दराज में कई सारे ग्रामीण क्षेत्र है ना। पहले कनेक्टिविटी थी नहीं, इसलिए यहाँ का जो कृषक था, यहाँ का कृषक जो था फसल उत्पादित करता था और इसको मजबूरी में यहीं पर बेचना पड़ता, जहां पर बड़े सस्ते कीमतों पर इसको सामान अपना बेचना पड़ जाता था। लेकिन सरकार ने क्या किया, रोड बनाकर जिला से जोड़ दिया, है ना। गांवों को प्रखंड से प्रखंड को, अनुमंडल से अनुमंडल को जिला से यहाँ पर जोड़ दिया गया, और अंततः कृषक जो है अब इनकी पहुंच शहरों तक हो गई, जहां पर इनके माल जो है ये उच्च रेट पर खरीद लिए जाते हैं। बच्चे पहले पढ़ने के लिए, है ना, कनेक्टिविटी नहीं थी, तो आसपास में जो स्कूल थे वहीं तक पढ़ पाते थे, प्राथमिक और माध्यमिक स्कूल तक पढ़ पाते थे, है ना, हाई स्कूल कॉलेज नहीं जा पाते थे, है ना। अब सड़क के माध्यम से कनेक्टिविटी बढ़ी, बच्चे जिला तक पहुंच रहे हैं और वहां से विभिन्न अच्छे अच्छे कॉलेजों से पढ़ रहे हैं और पढ़कर यहाँ पर शिक्षित हो रहे हैं। तो कनेक्टिविटी जो है बहुत इंपॉर्टेंट रखती है अर्थव्यवस्था के डेवलपमेंट में, है ना। इसलिए हमने यहाँ पर रखा हुआ है छठवां, सुलभ संपर्कता, यानी कि गांव का एक एक घर जो है, एक एक घर सड़क से जुड़ा हुआ हो। और देखेंगे बिहार में गली तक जो रोड है वो ढलाई वाला रोड वहां पर बन चुका है, भले ही उसमें सीमेंट कम डाला गया हो, माल मटेरियल कम डाला गया है, लेकिन बना तो है। तो सरकार ने तो भरपूर पैसे दिया है, लेकिन बीच में बिचौलिए खा गए। इस वजह से सरकार की जो योजनाएं होती है वो विफल हो जाती है। सरकार कोई बुरी नहीं होती, हम हर सरकार की सपोर्ट करते हैं जो जनता की भलाई का काम करे, लेकिन इसमें जो भ्रष्टता है ना, भ्रष्टता, जो अधिकारी भ्रष्ट हैं, है ना, गांव का जो मुखिया बन रहा है, मुखिया वो भ्रष्टता करने के लिए मुखिया बन रहा है। कैसे? एग्जाम्पल देता हूं। एक मुखिया अपने इलेक्शन में लड़ने के लिए 20 से 30 लाख रुपए, 40-50 लाख रुपए खर्चा कर रहा है। मुखिया की सैलरी कितनी है? 4600 रुपए प्रति महीने, है ना। तो निकाल लीजिए 5 वर्ष में उसको सैलरी कितनी मिलनी है। तो 4600 रुपए महीने की सैलरी पर कोई व्यक्ति मुखिया बन रहा है, और वो मुखिया बनने के लिए वो 40-50 लाख रुपए खर्चा कर रहा है। संभव है कभी? कभी संभव नहीं है। तो सबसे पहले तो एक वर्ष में क्या करेगा, अपने 40-50 लाख निकालेगा और फिर सोचेगा कि अगली बार मुखिया बनेंगे या नहीं बनेंगे, चलो निकाल लो इसी वर्ष। और बड़े स्तर पर यहाँ पर भ्रष्ट बन जाता है, वो लूटता है और काम जो है डुप्लीकेसी में यहाँ पर करवाता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? देश का डेवलपमेंट है, इसमें नीतीश जी का दोष है कि लालू जी का दोष है? किसी का दोष नहीं है। उन्होंने तो सारा कार्यान्वयन किया, फंड दिया उसके लिए, लेकिन बीच में जो भ्रष्ट है ना, वो खतरनाक है। ठीक है ना? क्लियर? तो सुलभ संपर्कता हो गया, और अंतिम क्या था? सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधाएं, है ना। यानी कि इसके तहत देखा जाए तो बेहतर पशु स्वास्थ्य प्रबंधन, यानी कि यहाँ पर मानव स्वास्थ्य तो है, यहाँ पर पशु स्वास्थ्य को भी यहाँ पर ध्यान में रखा गया है। जैसे कि यहाँ पर जो पशुएं हैं इनके लिए कृत्रिम गर्भाधान है, इसकी सुविधा, है ना। अब बहुत सारी चीजें यहाँ पर है। तो सातवां लिखिएगा, सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधाएं। तो ये 7 जो है ना, 7 निश्चय हैं, और इस 7 निश्चय के आधार पर यहाँ पर पूरे देखा जाए तो बिहार का विकास करने की बात की जा रही है। ठीक है, बाकी अब किसके लिए कितना धन आवंटित किया गया है यहाँ पर डाला गया, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। यहाँ से कोई भी प्रश्न आपके नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है, स्कीम की कमी है ना। देख रहे हैं स्कीम कितनी चल रही है बिहार में, है ना। 131 हो गया, 140, है ना। 140 स्कीम जो है, 140 स्कीम यहाँ पर चल रहे हैं। ठीक है ना, 140 स्कीम। अब देखिएगा ये वाली डेटा आप यहाँ पर देख लीजिएगा, ये मूल डेटा है ना। मैंने बोला था ना कि जो कहाँ से आता है, अब इसको डिटेल में हम देखेंगे। तो रुपए कहाँ से आता है और रुपए कहाँ जाता है, ये 2 ग्राफ देख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। देखिएगा सबसे पहले हम बात करें कि रुपए कहाँ से आता है। सबसे ज्यादा रुपए, है ना, वही हमने बात किया था कि केंद्रीय कर में राज्य का अंश जो है सबसे ज्यादा यहीं से आता है। ठीक है, उसके बाद राज्य सरकार के द्वारा कर राजस्व, है ना। तो ये हमने लिख लिया है ना। वही चीजें यहाँ पर ग्राफ में दिया गया है अलग से तोड़ ताड़ के। और रुपए कहाँ जाता है, तो ये सारी चीजें यहाँ पर दी गई है। ये सब कुछ हमने यहाँ पर लिख लिया है, बस कहानी खत्म। ठीक है, क्लियर है? जितना लिखवाया है वो वीवीआई ही है। अगर लिखवाना होता तो मैं इसको पूरा डिस्क्राइब करता ना, पूरा लिखवाता, लेकिन उतना ही लिखवाया जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जहां से क्वेश्चन बनने की संभावना है। ठीक है,
क्लियर है? इसमें किसी के मन मस्तिष्क में कोई भी प्रश्न है तो पूछ लीजिएगा। इसमें मन मस्तिष्क में कोई भी प्रश्न है तो पूछ लीजिएगा। अच्छा, छठवां निश्चय अभी तो हमने देखा है ना, 1 से लेकर 7 तक चर्चा कर ली, फिर छठवां पूछ रहे हैं, है ना? ठीक है। अब देखिए होमवर्क आपको क्या करना है ना, मैंने कहा था कि मंत्रिमंडल करवा दूंगा, लेकिन अब ये आपका होमवर्क रहेगा। गूगल पे सर्च करना है बिहार के मंत्रिमंडल, है ना, बिहार के मंत्रिमंडल, यही डालेंगे आप सभी लोग, है ना, मंत्रिमंडल लिखेंगे, है ना, मंत्रिमंडल, तो यहाँ पर आ जाएगा, है ना। और इसकी सूची जो है, लेटेस्ट सूची जो है वो आपको देखना है, और लेटेस्ट जो है ये आपका जून 2023 का है, जून 2023 का। तो इसको देख लीजिएगा, यहाँ पर मंत्रिमंडल में 31 लोगों की सूची है ना, 31 नहीं 33 हो गए हैं, जो नया अपडेटेशन आया इसमें 33 लोगों की सूची है, इसमें से इंपॉर्टेंट आप सभी को देख लेते हैं, ठीक है। तो ये काम आप सभी लोग करेंगे। रुपया कहां जाता है इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा कहां जाता है, और है ना, तो सबसे ज्यादा रुपया कहां से आता है और सबसे ज्यादा रुपया कहां जाता है, ये चीजें आप सभी को कर लेना है, ठीक है। 3100 नहीं कर रहे हैं, है ना, लेटेस्ट वाला जून वाला डाउनलोड करेंगे ना तो आपको 3300 करेंगे, है ना। जैसे कि नीतीश कुमार जी हैं, हमारे मुख्यमंत्री हैं, है ना, मुख्यमंत्री हैं, गृह का डिपार्टमेंट, गृह मंत्री भी मुख्यमंत्री ही हैं हमारे, है ना। उसके साथ साथ उप मुख्यमंत्री कौन है, तेजस्वी यादव, और उन्हीं के भाई जो है तेज प्रताप यादव, इनको पर्यावरण वन और जलवायु मंत्री इनको बनाया गया है, ठीक है। उसके बाद आलोक कुमार मेहता जो है, इनको राजस्व और भूमि सुधार दिया गया है। अनीता देवी जो है, इनको पिछड़ा और आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग जो है, यानी कि ओबीसी जो है ना, ओबीसी का डिपार्टमेंट इनको दिया गया है। सुरेंद्र प्रसाद यादव जो है, इनको कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट दिया गया। जैसे हमारे केंद्र में कौन है, तो अमित शाह हैं, वैसे ही राज्य में देखा जाए तो अपने सुरेंद्र प्रसाद यादव हैं, ठीक है। चंद्रशेखर जो है वो शिक्षा मंत्री हैं। ललित यादव जो है, उनको जन स्वास्थ्य विभाग इनको दिया गया है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे हैं, टोटल 33 लोगों की सूची है, 33 लोगों की। लेटेस्ट वाला डाउनलोड करेंगे ना, जून वाला, है ना, तो यहां पर आपको टोटल 33 लोगों को दिखाई देगा, ठीक है। क्लियर? बजट का कुल आकार, ये बिहार सरकार की डेटा है, मैं अपने मन से तो नहीं करवा रहा ना। और यहाँ पर टोटल जो ग्राफ था वही ग्राफ मैंने करवाया, उसके बाद भी आप लोग कंफ्यूजन हो रहा है। ये मैंने अपने से नहीं करवाया है, ये बिहार सरकार की है, ठीक है ना। ये किसकी है, तो बिहार सरकार के द्वारा जो जारी किया गया, दिख रहा है 2022-23 में कितना, यहाँ पर आइए जूम करके दिखाता हूँ, कितना है 2,37,892 करोड़ रुपए, और 2023-24 में अनुमान लगाया गया है कि कितना होगा, तो 2,62,085 करोड़ रुपए, है ना। और ये क्या है, तो प्राप्ति की प्रवृत्ति, ये आय है कि इतना आय होने वाला है, ठीक है। क्लियर है? ठीक, चलिए तो सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं, और फिर कल मिलेंगे, है ना। कल सुबह 8 बजे ही रखूंगा, उसको रिशेड्यूल नहीं करूंगा, है ना। और भी क्लासेस अभी तुरंत जैसे ही ये समाप्त होगा फिर से मेरी क्लास है, तो ऐसे क्लास लगाया गया, मैं बहुत ज्यादा थक जा रहा हूँ, है ना। अब अड्डा के पास बोलना पड़ेगा, भैया इतना मैं क्लास नहीं ले पाऊंगा, सुबह 7 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक कौन इतना क्लास लेता है। मेरी हालत खराब कर रखे हैं सब अड्डा वाले, और मैं इसलिए ले लेता हूं क्योंकि आप लोग का एग्जाम है, एग्जाम नहीं होता तो इतनी हिम्मत नहीं अड्डा वालों की मुझसे इतने सारे क्लास ले, मैं आपके लिए लेता हूं कि हमारा आपका संपर्क है ना, संपर्क बनाने का साधन है अड्डा, लेकिन जुड़ाव तो हमारा आपका है ना, एग्जाम आपका है, पढ़ाने हमें है, पढ़ने आपको है, इसलिए मैं पढ़ा देता हूँ सुबह 7 बजे से, और शाम को 7 बजे तक मेरी क्लास है। और ये करेंट अफेयर, बाकी अन्य सब्जेक्ट होते कोई दिक्कत नहीं है, सब यहाँ पर बढ़ा हुआ है खोपड़िया में, लेकिन करंट अफेयर जो होता है ना, डेली मुझे रिसर्च करने पड़ जाते हैं, 7 से 8 न्यूज़पेपर पढ़ो, है ना, कम से कम 12 से 15 वेबसाइट है जिसको मैं खंगालता हूँ, जहां से इंपॉर्टेंट करंट अफेयर निकालता हूँ, उसके बाद से आपकी ये घंटे की सेशन बनती है। और इसको बनाने के लिए मैं सुबह 3 बजे उठता हूँ, 3 बजे से उठकर
तैयारी करके 7 से 8 क्लास लिया, तब तक फिर आप लोग की क्लास आ गई, है ना? इसलिए जो यहाँ व्यस्तता है ना, जिस कारण से मैं ये बजट नहीं पढ़ पाया था, बहुत पहले पढ़ा था, जब ये आया था तभी का मैंने पढ़ा हूँ, तब का मैं पढ़ के और फिर आपको पढ़ा रहा हूँ। लेकिन करंट कभी भी बिना पढ़े कभी कोई पढ़ाता नहीं है, लेकिन फिर भी मैं पढ़ा रहा हूँ। ये स्थितियां यहाँ पर आई हुई है। नहीं, 33 याद नहीं करना है, कुछ इंपॉर्टेंट कर लेने हैं, है ना? मुख्यमंत्री तो सबको याद ही होगा और उप मुख्यमंत्री याद ही होगा। जो चर्चे में रहा हो, जैसे पर्यावरण वन मंत्रालय है, ये याद कर लीजिएगा, है ना? विज्ञान प्रौद्योगिकी, जैसे सुमित सिंह जो है, इनको विज्ञान प्रौद्योगिकी डिपार्टमेंट दिया गया, ये याद कर लीजिएगा। पंचायती राज व्यवस्था में कौन है? तो मुरारी प्रसाद गौतम पंचायती राज व्यवस्था के मंत्री हैं। तो ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट है, 10-12 है, वो आप लोग याद कर लीजिएगा। 2 बजे नहीं, यूट्यूब पर 3 बजे क्लास होगी, ठीक है ना? कितने बजे? यूट्यूब पर 3 बजे क्लास होगी, सब लोग 3 बजे उपस्थित होइएगा, ठीक है? चलिए सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। 5 मिनट का समय मिलेगा तो कुछ खा लूंगा, नहीं तो अभी तक भूखे हूँ, है ना? अभी तक भूखे हूँ, पानी पी पी के क्लासेज यहाँ पर चल रही है, ठीक है? आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। 3 बजे भी उपस्थित होइएगा, वहां पर भी हम देखेंगे, ठीक है? फिलहाल के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। 5 स्टार देना सब, है ना? बिना 5 स्टार दिए गए तो बहुत कुटैया होगी, ठीक है ना? सबको 5 स्टार देकर जाना है।